अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर अब हम ये देख लेते हैं कि जब आप IAS 26 की बात करते हैं, सर IAS 26 बोले तो हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन। अच्छा जी, रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो कहता है इसमें से दो चीजें आएंगी। एक आएगी आपकी बैलेंस शीट, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कह सकते हैं, यानी फाइनेंशियल पोजीशन हमारी। और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन मेंबर अकाउंट कह लें, मेंबर अकाउंट कह लें, सही है जी, या नेट एसेट्स, या नेट एसेट्स। अच्छा जी, ये दो चीजें, यहां पे पीएनएल और कैश फ्लो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना वो रिक्वायर करता है आपको बनाने के लिए, तो ये अच्छा। फिर ये कहता है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले। ये कहता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स, सही है जी, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स दो तरीके से रख सकते हैं। एक आ गया आपके पास फेयर वैल्यू और एक आ गया आपके पास अमोर्टाइज कॉस्ट, सही है जी। अच्छा, वो कहता है आप अमोर्टाइज कॉस्ट पे, यानी इसके लिए स्पेसिफिकली IAS 26 रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन यानी फंड्स के लिए कहता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अमोर्टाइज कॉस्ट पे तब रखिएगा जब आप अपनी ऑब्लिगेशंस को मैच करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट परचेज करें। यानी आपको एक बात पता है कि भाई मैंने इस वक्त पे ये सेटलमेंट करनी है, अगर एक बंदा इस वक्त पे रिटायर एक्सपेक्टेड है तो वो कहता है कि भाई मैं फिर उस केस में अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखता हूं कि पहले उसको अमोर्टाइज कर रहा होता हूं, जब भी नीड पड़ती है बेच के फारिग कर देता हूं। और वैसे वो कहता है अगर फेयर वैल्यू पे रखना चाहते हो बिल्कुल रखो, उसका गेन आपका सीधा सीधा जो है वो इनकम बनेगा और इनकम बन के वो आपके नेट एसेट्स को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी मेंबर अकाउंट को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे कोई OCI का कॉन्सेप्ट नहीं है, पहली बात। अच्छा भाई, फिर हमने कहा अगर आप इसके अगर बैलेंस शीट पे फोकस करें तो देखिए यहाँ पे लिख के देता हूं कि भाई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। सर आपको पता है ना, ये इन्वेस्टमेंट अभी मैंने आपको सिखाया, ये इन्वेस्टमेंट डेबिट हुई होगी और कैश हो गया होगा क्रेडिट। सर ये फंड के अकाउंट है, याद रखिएगा, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये मेंबर्स का ही पैसा है जो एक एसेट कम होकर दूसरा एसेट बन चुका है, सिंपली, और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आता है, ये रहा वो रिसीवेबल, तो इसकी एंट्री क्या बनी होगी? सर सिंपल जैसे नॉर्मल बनती है, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो इंटरेस्ट इनकम है, मैं फिर बता रहा हूं, ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये टेक्निकली आपके नेट एसेट्स को इंक्रीज करती है, क्योंकि जो भी पैसा है बच्चों, ये जो भी पैसा है वो किसका है? सर मेंबर्स का है। जो भी पैसा है ये मेंबर्स का, तो टेक्निकली ये सीधा सीधा नेट एसेट्स में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पीएनएल तो बनता नहीं है। बट हाँ, फॉर्मेट ऐसा बना हुआ है चेंजेस इन नेट एसेट्स का कि ओपनिंग फंड का बैलेंस आता है, यानी ओपनिंग मेंबर अकाउंट आता है, या ओपनिंग नेट एसेट्स आता है, उसमें जो भी कमाता हूं ऐड होता है, जो भी कंट्रीब्यूशन आता है वो ऐड होता है, और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं लेस होते हैं, और जो मेंबर चले जाते हैं वो लेस होते हैं, तो क्लोजिंग बच जाता है। बात क्लियर है? आगे फिर हमने ये कहा कि सर इसके बाद आप यहां पर देखें, एक चीज आ रही है रिसीवेबल फ्रॉम ABC कंपनी। अच्छा, रिसीवेबल फ्रॉम ABC कंपनी यानी ये रिसीवेबल बुक कर रहा है कंपनी से, यानी ये फंड तो कंपनी ने बनाया ना एम्प्लॉइज के लिए, पर क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, पैसा अलग रखना होता है, तो इसके लिए इसने किया कि लेट्स से अज्यूम करें कि भाई आपके पास एक जून का कंट्रीब्यूशन है। जून का क्या है? कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, जून का कंट्रीब्यूशन अब तक कंपनी ने नहीं दिया इसको, पर इसकी इंटाइटलमेंट तो बन गई ना, तो इसने एंट्री क्या बनाई होगी? रिसीवेबल फ्रॉम ABC कंपनी डेबिट और मेंबर अकाउंट या नेट एसेट्स क्रेडिट। सर ये इनकम नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेट एसेट्स लिखा है, क्योंकि देखें ये तो सीधा सीधा इक्विटी इंजेक्शन है ना, सॉर्ट ऑफ इक्विटी इंजेक्शन, क्योंकि वहां से सीधा पैसा आ रहा है, दिस इज नॉट इनकम। तो टेक्निकली इस
इस प्रोविडेंट फंड ने क्या किया सर? इस प्रोविडेंट फंड ने ये किया कि रिसीवेबल बुक कर लिया, यानी एसेट्स को बढ़ा दिया, तो नेट एसेट बढ़ गए। यानी आप ये समझें कि जितना पैसा इसमें इन्फ्लेट होता जाएगा, आता जाएगा, पुटअप होता जाएगा, उतनी ही अमाउंट से मेरे नेट एसेट्स क्या होते रहेंगे? इंक्रीज होते रहेंगे। क्योंकि देखो एसेट माइनस लायबिलिटी इक्विटी होती है ना, यहाँ पे वही है एसेट माइनस लायबिलिटी नेट एसेट्स, और वो नेट एसेट्स रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर्स अकाउंट को। नेट एसेट्स रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर अकाउंट को, आप इसको भूल जाएं, आप इसको भूल जाएं। सही जी, ये कुछ भी नहीं है। नेट एसेट्स रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर अकाउंट को। बात क्लियर है? आगे अच्छा, फिर हमने कहा यहां पे आ रहा है पेबल टू आउटगोइंग मेंबर। आप खुद सोचें पेबल टू आउटगोइंग मेंबर की एंट्री क्या बनेगी? मैंने आपको बताया भी था सर, पेबल टू आउटगोइंग मेंबर्स क्रेडिट और नेट एसेट्स डेबिट। नेट एसेट्स डेबिट, यानी आप ये कहेंगे कि जैसे ही आपने लायबिलिटी बुक की तो टेक्निकली नेट एसेट्स क्या हो जाने चाहिए? कम हो जाने चाहिए। यानी आप पूरे फंड में से उसके पैसे बाहर निकालने पर, कैश तो नहीं गया ना, लायबिलिटी बुक करके अलग कर दें ताकि वो नेट एसेट्स में अभी इस फंड के असासे नहीं दिखें। बात क्लियर है? तो सर ये नेट एसेट्स को मैंने डेबिट कर दिया। अब मैं आपको इसी का रेप्लिका यहां दिखाता हूं अलग से, वो ये आ रहा हमारे पास। अच्छा भाई, हम इसको उठा के यहां ले आते हैं ताकि ये अप्रोप्रिएटली ये देखिएगा। साल शुरू हुआ, सही जी, साल शुरू हुआ, तो मैंने कहा साल जब शुरू हुआ तो यहां पे देखिएगा मेंबर कंट्रीब्यूशन आ रहा है और कंपनी कंट्रीब्यूशन आ रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज भी लिखी हुई है, ये जब कंट्रीब्यूशन प्लान होगा तब आएगा, यानी प्रोविडेंट फंड के केस में। अदरवाइज अगर ग्रेचुइटी फंड होगा तो सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा? सर एम्प्लॉयर, उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो हमने कहा ये पैसे इंजेक्ट हुए, ये पैसे क्या हुए? इंजेक्ट हुए। अच्छा, ये जो पैसे की इंजेक्शन है, ये जो पैसे की इंजेक्शन है, आया, अब यह बात समझिएगा, आया ये कैश की फॉर्म में होगा, आया ये रिसीवेबल बुक होगा। कैश की फॉर्म में होगा तब भी आप सोचें कैश डेबिट या रिसीवेबल डेबिट और नेट एसेट्स क्रेडिट, और बैलेंस शीट में सोचें वाइस वर्सा, तो कैश डेबिट होके रिसीवेबल डेबिट होके नेट एसेट्स क्या होने, यानी एक अमाउंट एसेट में भी चली गई, एक अमाउंट नेट एसेट्स में भी आ गई, तो ये वो नेट एसेट्स की तो वर्किंग है, सॉर्ट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। इतना याद रख लें आप। आगे फिर मैंने कहा अनरियलाइज्ड गेन, इसको हटा देते हैं, एएफएस को हटा देते हैं, सही है जी। अनरियलाइज्ड गेन और लॉस ऑन हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अच्छा, अनरियलाइज्ड गेन का क्या मतलब है सर? मार्क टू मार्केट, यानी अगर मेरी इन्वेस्टमेंट लेट से 100 रुपए पे थी और अब आ गई है 120 पे, तो मैंने कहा सर मेरा 20 का क्या हो चुका है? गेन आ चुका है। पर समझने की बात है, ये 20 का गेन मैंने कहा किया भाई? मैंने कहा ये भी मेंबर्स का है, तो वहां पे एसेट इंक्रीज हो गए, यहाँ पे इनकम से नेट एसेट, यानी ऊपर एसेट नीचे नेट एसेट, बैलेंस शीट देखो टाइड अप है। तो टेक्निकली ये सारा गेम यहाँ हो रहा है, ये सारा गेम यहाँ हो रहा है, मूवमेंट बन रही है इसकी। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद मैंने कहा सर रियलाइज गेन लॉस, अब कोई इन्वेस्टमेंट बेची, उस पर गेन हुआ, लॉस हुआ, गेन होगा तो ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो लेस हो जाएगा। अच्छा भाई, फिर हमने कहा डिविडेंड इनकम, अगेन जो कमाया एसेट इंक्रीज हुए, मेंबर अकाउंट में चिपका दिया। बात क्लियर है? आगे देखिएगा। फिर मैंने कहा ऑडिट फीस का अप्रूवल यहाँ पे आ गया, कमीशन या ब्रोकरेज जो सिक्योरिटीज पे आता है। अब ये जो एक्सपेंस हो रहा है, बात समझिएगा, ये जो एक्सपेंस हो रहा है टेक्निकली एसेट्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, और नीचे से देखो मेंबर अकाउंट भी कम हो रहा है, क्योंकि टेक्निकली सारी चीजें क्लोज कहाँ हो रही है? मेंबर अकाउंट में। बट यहाँ पे इनकम और एक्सपेंसेस में ऐसे दिखा रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप नेट इनकम दिखा दे और फिर डिस्क्लोजर दिखा दें पीछे इनकम एक्सपेंसेस का ही है, पर यहाँ पे पीएनएल अलग से बनाने की कोई नीड नहीं है, सब यहीं क्लोज होता है। अच्छा, जब मैंने ये कहा, बात समझिएगा, इतने पैसे आए, यानी कंपनी की तरफ से इतने पैसे इस फंड ने कमाए, इतने पैसे इस फंड ने खर्च किए, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां तक ये प्लस, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये प्लस, इसको भी प्लस कर लेते हैं। मैंने कहा सर ये प्लस, ये वाला प्लस, और सर ये वाला माइनस, ये वाला माइनस जो हम यहां पे लिख रहे हैं अभी, ये वाला माइनस, क्या मैं कह सकता हूं ये फॉर द ईयर की मूवमेंट है। यहां तक ये है फॉर द ईयर मूवमेंट। फॉर द ईयर की मूवमेंट के अंदर जो आपके पास पैसे आए वो आपने सबसे टॉप पे दिखा दिए, किसकी तरफ से आए? कंपनी की तरफ से आए। फिर आपने कहा
फिर आपने कहा कंपनी की तरफ से पैसे तो आ गए, फिर मैंने अपनी भी कुछ कमाई की फंड ने, फिर कुछ खर्चे किए तो माइनस हो गया, तो फॉर द ईयर की मूवमेंट ये है। मैंने कहा इस फॉर द ईयर की मूवमेंट में से जो अब तक है इसमें से पेमेंट कुछ भी नहीं हुई। मैंने कहा जो लोग चले गए या तो आपने कैश दे दिया होगा या उसकी लायबिलिटी बुक की। तो आपने किया क्या टेक्निकली, आपने किया ये कि लायबिलिटी को क्रेडिट करके, जो मैंने यहाँ पे एंट्री बताई थी आपको, ये रही पेबल टू आउटगोइंग मेंबर क्रेडिट और नेट एसेट्स डेबिट। देखिए ये रही एंट्री, पेबल टू आउटगोइंग मेंबर्स क्रेडिट और नेट एसेट्स डेबिट। तो टेक्निकली किया क्या आपने उसको मेंबर अकाउंट से निकाल दिया और लायबिलिटी बुक कर ली। तो एसेट माइनस लायबिलिटी वो मेंबर अकाउंट में है नहीं, क्योंकि लायबिलिटी बुक करके आप उसको वहां से हटा चुके हैं। तो ये लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूं ताकि कैसा भी सवाल आए यू विल बी एबल टू हैंडल दैट क्वेश्चन इजीली। तो मैंने कहा सर ये कहानी हो गई। फिर मैंने कहा सर इसको पे करने के बाद ये चेंजेस इन नेट एसेट्स आ गए फॉर द ईयर। पे करने के बाद ऊपर जो फॉर द ईयर था वो पे करने से पहले था, ये पे करने के बाद है। इसके अंदर अगर मैं ओपनिंग नेट एसेट्स को ऐड कर दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा सर, क्लोजिंग के। तो अगर आपको सवाल में मल्टीपल डेटा गिवन हो तो आप सारी इनकम चेंजेस इन नेट एसेट्स में डाल दिएगा, एक्सपेंसेस भी नेट एसेट्स में पैसे आए वो भी डाल दीजिएगा, फिर इन सब के बाद पेमेंट माइनस कीजिएगा तो चेंजेस इन नेट एसेट्स आएगा, उसके अंदर आप ऐड कर दीजिएगा ओपनिंग, आप किस पे पहुंच जाएंगे, क्लोजिंग पे। दिस वाज ऑल अबाउट प्रोविडेंट फंड। तो प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा, कॉपी कीजिएगा ताकि आपको एग्जाम के करीब से सवालात की प्रैक्टिस करनी हो और कुछ भी नहीं करना हो। जज़ाकल्लाह।